हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग के बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से। और CO2 हमारी बॉडी के अंदर से निकलती है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती है। क्यों यूज़फुल होती है? क्योंकि वो ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी सारे फंक्शंस करने के लिए तैयार होती है। एक्सपायरेशन का क्या मतलब है? एक्सहेल्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है और ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ETC। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, फ्लैटबॉम्ब्स होते हैं। इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो एंटायर बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और जैसे अर्थवर्म होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो स्किन है और मॉइस्ट क्यूटिकल है। और स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ट्रैकियल ट्यूब्स आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स। और जो गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किन किन चीज़ों में होते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, मॉलस्क। अब आते हैं लंग्स के ऊपर। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये किस किस में होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर दी फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। अब पढ़ते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारी नाक से होकर लंग्स तक किन किन चीज़ों के द्वारा पहुंचती है। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेयर, हमारी नाक जो हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर नेज़ल पैसेज से होते हुए नेज़ल चैम्बर में वो पहुंचती है। फिर फेरिंग्स में वो पहुंचती है। फेरिंग्स जो एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से हवा और फूड दोनों पास होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, मतलब वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है: नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। फिर हम पहुंचते हैं लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या फिर कार्टिलेजिनस बॉक्स भी होते हैं। ये 9 कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। लैरिंग्स के बाद पहुंचते हैं ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं। और जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। उससे ये इसका जैसे मुंह हम बोल सकते हैं वो बंद हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब अप टू मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है लेकिन 5th thoracic vertebra पे जाके एक राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय C-shaped incomplete cartilaginous ring up to initial bronchioles। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ट्रैकिया जो है वो इनकम्प्लीट C-shaped कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड होता है। तो ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया के बाद हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। हर थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो एक बहुत ही ईच thin terminal bronchioles gives rise to a number of very thin, irregular walled, vascularized, bag-like structures called alveoli। हर एक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो एक एल्वियोली को जन्म देता है। एक से भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारी एल्वियोली को वो जन्म देता है। अब हम आते हैं लंग्स के ऊपर। ह्यूमन की बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होती हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। डबल लेयर से कवर्ड होती है लंग्स। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन और इनर लेयर को हम बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लंग एंड इनर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस।
प्लूरल फ्लूइड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। दोनों लेयर्स के बीच एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को कम करता है। लंग्स जो हैं वो थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होती हैं जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है। और ये थोरैसिक चैम्बर जो है ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है। डॉर्सली ये प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय लिप्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेनिक मसल से बना हुआ होता है और 75% जो ब्रीदिंग हमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए यही मसल मतलब डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। We cannot directly alter the pulmonary volume, but change in thoracic cavity volume will be reflected in the lung cavity volume. हम जो है डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो लंग कैविटी का वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। ये दो पार्ट का बना हुआ होता है, एक तो इसका कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक इसका रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट होता है। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होता है। ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है एयर को एल्वियोली तक और ये हमारे एयर को फॉरेन पार्टिकल्स से साफ भी करता है, उनसे क्लीन करता है। ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो एयर बाहर से जाती है उसका टेम्परेचर अलग होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। तो ये क्या करता है? कंडक्टिंग पार्ट उस एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट पे। इट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोली एंड देयर डक्ट्स। इट इज़ दिस साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब हम बात करेंगे वॉइस बॉक्स के बारे में। वॉइस बॉक्स इज़ मेड अप ऑफ वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स किसकी बनी होती है? लैरिंग्स की। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है जिसकी वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और लार्ज होते हैं और उनकी वॉइस जो है वो लो पिच की होती है और लेस फ्रिक्वेंसी की होती है। और गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता इसलिए उनके वोकल कॉर्ड्स थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं और उनकी वॉइस हाई पिच की होती है और हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्सपायरेशन नहीं, एक्चुअली एस्पायरेशन होता है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और एक्सपायरेशन का क्या मतलब होता है? एल्वियोलर एयर को बाहर भेजना। और ये दोनों कैसे होते हैं? जब इनके बीच एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, लंग और एटमॉस्फेयर के बीच जब प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है तभी ये प्रोसेस हो पाता है। इंस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? इंस्पिरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए और एक्सपायरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ समझने से पहले ये समझिए, गैसेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। गैसेस जो हैं वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं और हम जो है वो प्रेशर लंग्स के प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब इंस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर, मतलब कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एज वी नो गैसेस फ्लो फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग शुड बी लो। इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ मसल्स, डायफ्राम प्लस ICEM। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि गैसेज जो हैं वो हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना है, ऑक्सीजन भी तो एक गैस ही है, तो हमारे लंग्स का प्रेशर मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। तो अब हम लंग्स का प्रेशर तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रेशर कम करना है तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना होगा और वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ाएंगे? डायफ्राम और EICM मसल्स की हेल्प से। डायफ्राम जो है वो 75% ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
और रेस्ट 25% इज डन बाय EICM। डायफ्राम और EICM कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और रिब केज जो है वो ऊपर की साइड हो जाएगी और आगे की साइड हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा और एयर अंदर आ जाएगी। यही पूरा प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इंस्पायरेशन में जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से एक एक्टिव प्रोसेस है। अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। एक्सपायरेशन में क्या होगा, हमें CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। इसके लिए जो है वो इंट्रा पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें हवा बाहर निकालनी है तो हमारे अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को कम कर देंगे। वॉल्यूम कम कैसे होगी, मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से, और इसमें जो है मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है, इसलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो क्या होगा, इसमें डायफ्राम और EICM मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर जिसकी वजह से डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा और जो हमारी रिब्स हैं वो इनवर्ड्स आ जाएंगी और डाउनवर्ड्स हो जाएंगी और वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो CO2 बाहर चली जाएगी। अब ये एक चीज़ और देखिए, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in abdomen। हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। जैसे हम योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसमें हम सांस अंदर तक खींच के ले जाते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, तो वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो वो किसकी वजह से होता है, एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से। और जो हम ये करते हैं ये होता है फोर्स्ड इंस्पायरेशन और फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये दोनों ही जो है एक्टिव प्रोसेस होते हैं। अब देखते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब हम थोड़ा सा जानते हैं स्पायरोमीटर के बारे में। स्पायरोमीटर कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स। स्पायरोमीटर का यूज़ हम कर सकते हैं एयर की वॉल्यूम को एस्टिमेट करने के लिए, जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व्ड है। एंड इट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। और इसकी एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि इट कैन नॉट मेजर RV, TLC एंड FRC। RV, TLC और FRC क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं इसके आगे का पार्ट आपको पढ़ाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे का पार्ट भी आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।